तो बड़ी बात यह है, अब बहस इस बात पर हो रही है कि अंजलि ने शराब पी थी या नहीं पी थी। अंजलि उस शाम को, उस रात को कहां गई थी, किस लड़के से मिली थी, किस होटल में गई थी। और हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे, हो सकता है कि अंजलि ने शराब पी हो। हालांकि जो पहली पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो ये कहती है नहीं पी थी, लेकिन जो उसकी दोस्त है निधि, वो ये बताती है कि शराब पी थी। और पुलिस को और भी दूसरे सबूत मिले हैं जो कहते हैं कि अंजलि ने शराब पी थी। लेकिन अगर शराब पी थी तो क्या हुआ? तो अगर शराब पी थी तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था? ये सारी बातें आज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घटना सुलझने की बजाय अब उलझती क्यों जा रही है। पहली वजह है सीसीटीवी वीडियोस। अब तक इस घटना के 5 सीसीटीवी वीडियो, अलग अलग वीडियोस हमें मिले हैं और हर वीडियो अलग कहानी बयां करता है। और इससे यह पता चलता है कि शायद अंजलि की दोस्त निधि कुछ छिपा रही है। जैसे पहला सीसीटीवी वीडियो रात के 1:16 का है, जिसमें अंजलि और निधि दोनों किसी बात पर एक दूसरे से झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। और निधि का कहना है कि अंजलि शराब के नशे में थी और स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, इसलिए उनके बीच यह झगड़ा हो रहा था। लेकिन इस वीडियो में यह साफ दिखता है कि रात 1:16 पर ये दोनों लड़कियां एक होटल के बाहर वहां झगड़ा कर रही हैं। इस बात की भी पुष्टि नहीं है कि झगड़ा इसी बात को लेकर हो रहा है या कोई और, क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं है। इसके बाद रात 1:45 पर वो स्कूटी से वहां कहीं के लिए निकल जाती है। अब दूसरा वीडियो देखिए, इसमें आप देख पाएंगे कि रात 1:45 पर अंजलि अपनी दोस्त के साथ इस होटल से निकली थी। लेकिन अब आप तीसरा वीडियो जब देखेंगे, वो ये कहता है कि 1:37 पर अंजलि की दोस्त निधि अपने घर में जाती हुई दिख रही है। और यहीं से ये पूरी कहानी उलझ जाती है, क्योंकि होटल के बाहर के वीडियो में ये दोनों लड़कियां 1:45 पर स्कूटी पर बैठकर जाते हुए दिखती हैं। लेकिन इससे 8 मिनट पहले एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में निधि को उसके घर के बाहर देखा गया। इसलिए अब सवाल यह है कि निधि जब होटल से अपने घर आ गई थी तो वो वापस होटल कब गई, और इस दौरान जब वो अपने घर पर थी तब अंजलि के साथ कौन था। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस होटल के बाहर अंजलि और निधि का झगड़ा हुआ, वहां से निधि का घर बहुत थोड़ा सा ही दूर है। और इस हिसाब से निधि के लिए 5 से 8 मिनट के अंदर वापस अपने घर से होटल पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए हो सकता है जिस कैमरे से ये वीडियो लिया गया हो उसकी टाइम सेटिंग शायद खराब हो, उसमें गलत टाइम सेट किया गया हो। क्योंकि निधि के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के का भी यही कहना है कि सीसीटीवी वीडियो और इसमें दिख रहा समय सही नहीं है, और उसने खुद निधि को रात 2:30 बजे के आसपास अपने घर जाते हुए देखा था। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। असल में जिस कार से दुर्घटना हुई वो कार है मारुति बलिनो कार। उसका ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 17 सेंटीमीटर है, यानी कार की जो सबसे नीचे वाली बॉडी होती है उसके और जमीन के बीच का जो फर्क है, जो जगह होती है, वो 17 सेंटीमीटर है, सिर्फ 17 सेंटीमीटर। और इतनी सी जगह में किसी को मारकर तो फंसाया जा सकता है बाद में, लेकिन कोई खुद से इसमें जाकर फंस जाए और फिर गाड़ी 12 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती रहे, ये थोड़ी मुश्किल बात लगती है। ये वो गाड़ी है जो हम आपको बता रहे थे, सिर्फ 17 सेंटीमीटर का क्लियरेंस है। मैं आपको बताता हूं 17 किलोमीटर कितना होता है। मैं एक स्केल आज आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए ये स्केल है मेरे हाथ में जो आप देखते हैं, और मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाऊंगा। ये यहां से लेकर यहां तक, ये इतना जहां तक मैंने पकड़ा, देखिए
यहां से लेकर यहां तक ये 17 सेंटीमीटर है, इतना। अब आप देख पा रहे हैं शायद। तो इस गाड़ी का जो क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो इतना है। यानी अगर आप ऐसे नापेंगे अपनी हथेली से तो इतना। देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी के नीचे अगर सिर्फ इतनी जगह है, बॉडी से और जमीन के नीचे, इतनी सी जगह में किसी इंसान की बॉडी फंस सकती है? वो भी अपने आप। अगर उसको जबरदस्ती धकेल कर फंसाया जाए तो शायद फंस जाएगी, लेकिन अपने आप शायद नहीं फंसेगी। अपने आप उस गाड़ी के नीचे जाना भी मुश्किल है। और गाड़ी शायद उस लाश के ऊपर से तो चढ़कर जा सकती है, लेकिन अगर वो फंस जाए वो शरीर, तो फिर गाड़ी का चलना भी बहुत मुश्किल होगा, और 12 किलोमीटर तक चलना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें उसके रेप की पुष्टि नहीं हुई है, और उसमें यह भी पता चला है कि उसके पूरे शरीर पर 40 गहरे जख्म हैं, लेकिन उसके हाथ पर ज्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं, जिससे ये कहानी और भी उलझ जाती है। लेकिन इससे यह भी पता चल सकता है कि हो सकता है वो ऐसी स्थिति में फंसी हो कार में जिसमें हाथों पर चोट ना आई हो। लेकिन मैंने अंजलि के शव की तस्वीरें आज देखी। मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो ने एक बार कहा था, सिगरेट पीने से लड़की के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। सिगरेट पीने से लड़की के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। और इस मामले में भी ये बात पूरे देश को समझनी होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शराब 5 आरोपी भी पी रहे थे, लेकिन बात सिर्फ लड़की की हो रही है, क्योंकि हमारे देश में आज भी लड़कियों को ही इस घटनाक्रम की वजह से जज किया जाता है और लड़कों को नहीं। और इस बात को आप 2 और घटनाओं से आज समझ पाएंगे ठीक से। जैसे ही मैं घर से निकली, थोड़ा आगे जाते ही जो यादवेंद्र है, इसने हम दोनों का रास्ता रोका। फिर इसने वहां पर हम दोनों का रास्ता रोकने के बाद ये हमारे पीछे पड़ गया और हमसे जबरदस्ती ये हमसे लड़ाई करने लग गया। फिर वहां से उसके दोस्तों ने उसको वहां से साइड हटाया, यादवेंद्र को वहां से उसको साइड हटाया। तब उसने जानबूझकर वापस से मुझे चीजें बोलनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मुझे उसने वहां पर खींचा और वहां पर खींचकर उसने मुझे बोला कि 31 तारीख की रात तू मेरे साथ बता, अगर तू 31 तारीख की रात मेरे साथ नहीं बिताएगी तो ये रही मेरी बोतल, अभी मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंकता हूँ। ये चीज बोलते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक शीशी निकाली। तो मैं एकदम से घबराई। जैसे ही मैं वहां से घबराई, उसने इसी बीच में उसने मुझे ग्रैब करा, उसने मुझे चेस्ट से ग्रैब करा। उसके बाद उसने मेरे हाथ खींचने की कोशिश करी, मुझे छेड़ने की कोशिश करी और मेरा टॉप फाड़ा उसने उसी बीच में। और ये सब जैसे ही हुआ मैं वहां से भागी। देखिए, भारत में इंटरनेट का नशा, शराब का नशा तो है और ड्रग्स का नशा भी है, लेकिन उससे भी बड़ा नशा है इंटरनेट का नशा। 15 से 34 वर्ष के जो युवा हैं वो हैं 27 करोड़ हमारे देश में, और हर दिन इंटरनेट पर 12 करोड़ लोग अपना समय बिताते हैं। साल के ये 27 करोड़ लोग हैं। 12 करोड़ युवा नियमित तौर से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, या कह लीजिए इंटरनेट का नशा करते हैं। और ये युवा इंटरनेट के बिना थोड़ी देर भी रह नहीं सकते, ये 12 करोड़ लोग। इसके अलावा भारत में 20 से 29 वर्ष के युवा अपने परिवार से भी ज्यादा समय सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स पर बिताते हैं। देखिए, और बड़ी बात यह है कि भारत के युवा अब प्रतिदिन औसतन 8 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स को लेकर एक स्टडी की गई, और जिसमें यह पता चला कि भारत के ज्यादातर युवाओं के जीवन में इस समय 4 चीजें चल रही हैं। पहला है रिलेशनशिप, यानी रिश्ते। दूसरा है ब्रेकअप। तीसरा है नौकरी, और चौथा है दोस्तों के साथ पार्टी। ये देखिए युवाओं के जीवन में क्या चल रहा है। नंबर 1 पर है रिलेशनशिप, यानी रिश्ते, और इसी में आप नंबर 2 पर देखेंगे ब्रेकअप चल रहा है उनके जीवन में। अब ये वो लोग हैं जो ब्रेकअप की वजह से या तो बहुत क्रोध में हैं और उसकी वजह से ये लड़कियों पर हमला करते हैं, लड़कियां आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती हैं, तो ये ब्रेकअप उनके जीवन में चल रहा है। और या फिर जब ये दोनों चीज नहीं होती तो लड़के और लड़कियां अक्सर गम में डूब जाते हैं।
काम नहीं करते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। और तीसरा है नौकरी। बस इस चारों चीजों में एक ही चीज सही है, वो है नौकरी, क्योंकि नौकरी भी नहीं करेंगे तो ये सब करने के लिए पैसा कहां से आएगा। और आखिर में है दोस्तों के साथ पार्टी। ये है भारत का युवा आज आपके लिए, जैसे हमने डिकोड किया है। यानी ज्यादातर युवाओं की ऑनलाइन एक्टिविटी इन्हीं चार चीजों के आसपास घूमती है। और इनमें भी जो रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, वो अब ड्रग्स के नशे की तरह बन चुके हैं, जिसमें भारत के हर 5 में से 3 युवा इस समय रिलेशनशिप्स में डूबे हुए हैं। और इस ड्रग के डीलर हैं वो डेटिंग एप्स जो दावा करते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी से पहले वो आपको ऑनलाइन पार्टनर दिला सकते हैं। फरवरी 2021 में हुए एक सर्वे में पता चला कि कोविड की वजह से भारत में रिश्तों की रूपरेखा अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत में रिश्ते डेटिंग एप्स पर बनते हैं, यानी इंटरनेट पर बनते हैं, और इंटरनेट पर ही यानी डेटिंग एप्स पर ही टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में एक मशहूर डेटिंग ऐप पर हर 3 में से 1 यूजर का ब्रेकअप हुआ था और हर 5 में से 2 यूजर्स ने पुराने रिश्ते को खत्म करके नया पार्टनर इन डेटिंग एप्स पर ढूंढा था। तो फिर से आपको बता देते हैं कि हमारे युवा असल में ये सब कर रहे हैं, इसमें व्यस्त हैं। हमारे देश में 20 से 29 साल की लड़कियों की संख्या 7 करोड़ 80 लाख है और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 3 से 4% लड़कियां अभी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि ये डेटिंग एप्स मुफ्त में नहीं आते। भारत में अभी जितने डेटिंग एप्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी महीने की सब्सक्रिप्शन फी कम से कम 500 रुपए है और अधिकतम 2500 रुपए है। ये 500 से 2500 रुपए। अगर आपको याद होगा, श्रद्धा और उसका जो बॉयफ्रेंड था आफताब भी एक नहीं कई डेटिंग एप्स पर था। और आफताब एक युवा ऐसा था जिसके पास ना नौकरी थी, ना कोई काम था, ना कमाई का कोई जरिया था, लेकिन फिर भी वो डेटिंग एप्स पर इतना पैसा खर्च कर रहा था। और इस बहादुर बेटी का नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान भारतीय सेना की पहली महिला अफसर है जिन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। यह पोस्ट समुद्र तल से लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहां इस वक्त तापमान -27 डिग्री सेल्सियस है। सियाचिन में रहकर देश की सेवा करने के लिए शिवा चौहान ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है और इसके लिए उन्हें सियाचिन के बैटल स्कूल में 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग के दौरान जब उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्हें सियाचिन में इस मुश्किल पोस्ट पर भेजने का फैसला किया गया और यह फैसला ऐतिहासिक था। अब पाकिस्तान में सारे बाजार रात 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में शादी के जश्न को भी 10:30 बजे तक रात में खत्म करना होगा, क्योंकि मैरिज हॉल भी रात 10:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। ऐसा करके पाकिस्तान 60 अरब रुपए बचाएगा। पुरानी तकनीक वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद कर दिया जाएगा, जिससे 22 अरब रुपए बचेंगे, क्योंकि जो पुरानी तकनीक के पंखे हैं ये ज्यादा बिजली खींचते हैं, इसलिए इन पंखों का इस्तेमाल भी बंद कर देंगे। सरकारी इमारतों में 30% बिजली का इस्तेमाल कम किया जाएगा, उससे 62 अरब रुपए की बचत होगी। और पाकिस्तान सरकार का तर्क है कि अगर बाजार बंद होंगे तो लोग अपने घरों को जल्दी लौटेंगे, जिससे उनका लाइफस्टाइल बदलेगा, साथ ही पैसे भी बचेंगे, जिससे अब वो बस कुछ ही दिन अपनी ट्रेन चला पाएंगे। डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और ट्रेन ड्राइवर्स को दिसंबर महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अगर डीजल नहीं मिला तो जल्द ही पाकिस्तान में ट्रेन बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान ने 14 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च करके चीन से ट्रेन की कुछ बोगियां मंगवाई थी, कुछ खरीदी थी बोगियां, लेकिन चीन ने ऐसी खराब क्वालिटी की बोगियां वहां पर भेजी कि जो वहां पर चल ही नहीं पा रही हैं। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने इन बोगियों की जांच के लिए 88 इंजीनियर्स भी चीन भेजे, जिन पर प्रतिदिन 7.5 लाख का खर्चा आया था। जांच के बाद ही ये बोगियां पाकिस्तान भेजी गईं, लेकिन पाकिस्तान जब पहुंची तो पता चला कि चीन ने ये खराब बोगियां पाकिस्तान को भेज दी हैं। अब ये ऐसे ही खड़ी हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स चीन गए उन्होंने कोई जांच नहीं की, सिर्फ जनता के पैसे पर मौज मस्ती की और बिना कोई काम किए वापस लौट आए इन खराब बोगियों के साथ। जापान में इस समय 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 338 लोग रहते हैं और शहरों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है।
जापान की राजधानी टोक्यो में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 6,500 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 6,500 लोग टोक्यो में रहते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इतने सारे अगर लोग रहेंगे तो क्या होगा। हालांकि भारत की तुलना में यह स्थिति आज भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 11,320 लोग रहते हैं, यानी टोक्यो से लगभग दुगने। और मुंबई में इतने ही इलाके में लगभग 20,000 लोग रहते हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए। टोक्यो वाले तो 6,000 में ही, 6,500 में ही परेशान हो गए। मुंबई में तो 20,000 लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। सब लोग इतने में खुश, छोटी छोटी जगह मिलती है। और दूसरी तरफ जापान है जो इसे लेकर बहुत गंभीर है। जबकि जापान की आबादी हमसे बहुत कम है, जापान की आबादी ज्यादा नहीं है। जापान का कुल क्षेत्रफल है 3,80,000 वर्ग किलोमीटर। जापान की कुल आबादी है 12 करोड़ 60 लाख। लेकिन अब आप जापान के मुकाबले भारत को देखिए। भारत का कुल क्षेत्रफल है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़। और चीन का कुल क्षेत्रफल है 94 लाख वर्ग किलोमीटर और उसकी आबादी है 142 करोड़। यह चीन है आपके पीछे। और चीन की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, आप जानते हैं। जापान की गिनती दुनिया के सबसे बूढ़े देशों में होती है, इसीलिए जापान की चुनौती सबसे अलग है। जापान की मध्य आयु 48.4 वर्ष है और वहां की आधी आबादी की उम्र जो है वो 48 साल से ऊपर है और आधी आबादी की उम्र इससे भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जापान जो है वो बूढ़ा होता हुआ देश है। भारत के लोगों की मध्य आयु इस वक्त 28.4 वर्ष है, चीन की 38.4% वर्ष है और अमेरिका के लोगों की मध्य आयु 38.3 वर्ष है। देखिए, यानी इन देशों की तुलना में भारत आज भी बहुत युवा देश है। अमेरिका की है 38 साल, चीन की है 38 साल, भारत की है 28 साल और जापान की है 48 साल। लेकिन दुर्भाग्य यह कि हमारे देश का जो ज्यादातर युवा है वो आज इंटरनेट के नशे में चूर है। जापान में 14 वर्ष तक के 1.5 करोड़, 15 से 64 वर्ष तक के 7.5 करोड़ और 65 साल से ज्यादा के 3 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। देखिए, ये अगर जापान को अगर आप देखें और वहां की आबादी को आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वहां पर लगभग 30% जो लोग हैं वो 65 साल से ऊपर के हैं। यहां आप देख पाएंगे 37% लोग लगभग 25 से 54 साल के हैं और 12% लोग लगभग 11.9% 55 से 64 वर्ष के हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि ज्यादातर लोग जो जापान में हैं अब या तो बूढ़े हो चुके हैं या बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि भारत में 14 वर्ष तक के 36 करोड़, 15 से 64 वर्ष तक के लगभग 94.5 करोड़ और 65 साल से ज्यादा के 9.5 करोड़ लोग रहते हैं। यह भारत की आबादी है। अगर आप देखें, जापान की जनसंख्या के बूढ़ा होने का नुकसान यहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हो रहा है।